दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति बदल चुकी है। भारत की सियासत बदल रही है। भारत में राजनीतिक घटनाक्रम इस देश के चुनाव के साथ तमाम नियम कायदों को बदल चुके हैं। राजनीतिक तौर पर अक्सर यह सुना जाता था, हर कालखंड में कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, लेकिन विपक्ष अक्सर इस बात का खुले तौर पर जिक्र करता था, सत्ता में आएंगे तो आपके खिलाफ व्हाइट पेपर ले आएंगे, सत्ता में आएंगे तो उसके बाद आपको छोड़ेंगे नहीं। राजनीतिक तौर पर आपने जो भी काम किया उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सत्ता में आने के बाद इस देश की जनता के सामने रख देंगे। और यह स्थिति हर काल में रही है, हर प्रधानमंत्री के वक्त रही है। लेकिन जब नियम बदल गए, सियासत के तौर तरीके बदल गए, तो इस दौर में सत्ता ही विपक्ष को कहने लगी है, हमें अगर सत्ता से उखाड़ने की अगर आपने सोची भी है तो अब आपको बख्शेंगे नहीं। राजनीतिक तौर पर यह पहला नियम है जब सत्ता विपक्ष को डरा रही है और सामने चुनाव खड़ा है। 50 दिनों से भी कम का वक्त बचा है जब इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन लेकर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले इस दौर में सत्ता की घबराहट कैसी हो सकती है और विपक्ष के भीतर कितनी मोटी मोटी लकीरें दरारी के तौर पर इस दौर में उभरने लगी है, सब कुछ हर किसी के सामने है। और ऐसे में अगर सत्ता एक एक करके खुला ऑफर या खुली डील या राजनीतिक सियासत को साधने के लिए अपने अनुकूल इस दौर में कोई नई परिभाषा गढ़ने लगी हो तो हो सकता है आप हैरान हो जाएंगे। राजनीतिक तौर पर ऐसा सत्ता और विपक्ष के भीतर कभी होता नहीं है। दो वजह हो सकती है जिन बातों का जिक्र हम आपसे करने जा रहे हैं। पहली तो यह, विपक्ष के भीतर यह महसूस होने लगा हो कि दरअसल अब सत्ता में आ नहीं पाएंगे, और सत्ता में आएंगे नहीं तो फिर ऐसे में सत्ता से टकराएं क्यों। और दूसरी तरफ सत्ता के भीतर यह भी अनुभव हो सकता है कि पता नहीं इस दौर में जनता अपना वोट किसे दे डाले आखिरी मौके पर, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनता ही सत्ता के खिलाफ वोट देती हुई नजर आने लगे, यानी विपक्ष कोई मायने ना रखता हो लेकिन विपक्ष चुनाव जीत जाए। ऐसे में सत्ता की मुट्ठी में इस दौर में हर वो ताकतवर संस्थान है, हर वो ताकतवर परिस्थितियां हैं जिसको डिगा पाने की स्थिति में विपक्ष नहीं है। और यही वो वजह है कि विपक्ष अगर एकजुट होता है तो सत्ता के लिए यह खतरे की घंटी कोई आज से नहीं है। यह बीते 2 वर्षों से लगातार चल रहा है कि विपक्ष को एकजुट होने नहीं देना है। और यह भी हर किसी को इस देश में पता है, जो सत्ता में रहता है वो करप्ट हो ही जाता है। जो सत्ता में रहता है उसके पीछे इतनी पूंजी लगी होती है कि सत्ता में आने के बाद और सत्ता से निकलने के बाद दोनों स्थितियों में उस अर्थशास्त्र को ही उसे संभालना पड़ता है। चलिए इस चक्रव्यूह के भीतर आपको और नहीं घुमाते हैं, एक एक करके परिस्थितियों को अब जरा समझने की शुरुआत कर लीजिए। क्योंकि राजनीतिक तौर पर विपक्ष के 4 बड़े पिलर, उसमें सबसे बड़े पिलर के तौर पर नीतीश कुमार थे, वो डिग चुके हैं। दूसरे पिलर के तौर पर ममता बनर्जी थी, ममता बनर्जी है। इस थी और है के बीच में उनके सामने भी खुला ऑफर इस दौर में है। तीसरे नंबर पर इस दौर के भीतर जो खड़े हैं उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उसके बाद अगली कड़ी के तौर पर महाराष्ट्र में शरद पवार, जिनके भतीजे से लगातार इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रही है और वह खुद कोऑपरेटिव घोटाले में फंसे हुए हैं, जिसका जिक्र सीबीआई और ईडी दोनों कई मौकों पर कर चुकी है और सरकार भी बार बार इशारा करती है कि बताइए फाइल कब खोली जाए। और उसके बाद बिहार के कल तक रहे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं। राजनीतिक तौर पर सोरेन ने ताकत दिखा दी, इसलिए ताकत दिखा दी क्योंकि वह जानते हैं कि वह आदिवासी समुदाय से आते हैं और आदिवासी समुदाय के वोट उनके खिलाफ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पिता शिबू सोरेन का महत्व झारखंड के भीतर न सिर्फ राजनीतिक तौर पर है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर भी है। तो शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन डावाडोल नहीं हुए और आदिवासी समुदाय भारत के भीतर में अभी भी एकजुट है। और राजनीतिक तौर पर प्रताड़ना किसी आदिवासी को दी गई, यह सोचकर आदिवासी समुदाय के भीतर अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में करंट की तरह बात चलती चली जाती है। तो दो बातें सामने आ गई। पहली, नीतीश कुमार ढहढहाकर गिर गए, जिसका जिक्र हर किसी ने कर दिया। हेमंत सोरेन खड़े हो गए, जिसका जिक्र अब खुले तौर पर हो रहा है और राज्यपाल को भी झुकना पड़ा जब आज उन्होंने हेमंत सोरेन के बदले जो चंपई सोरेन है उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। सोमवार तक वह शपथ ग्रहण के बाद अब वहां पर अपने बहुमत को भी साबित कर देंगे और उसके बाद वो सरकार चलती रहेगी। अब अगला सवाल है, इस दौर में बाकी जो 4 पिलर जिनका हमने जिक्र किया, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, केजरीवाल और शरद पवार, क्या इनके सामने भी कोई ऑफर है?
क्या इनको लेकर भी कोई डील है, या इनके इर्द गिर्द का जो शिकंजा है वो इतना कड़ा कसा जा चुका है कि राजनीतिक तौर पर ऑफर को ठुकराने का मतलब जेल यात्रा है। और जेल यात्रा इसलिए है क्योंकि इस दौर में जो करप्शन के चार्जेस सीबीआई और ईडी के फाइलों में कैद हैं, और वो फाइलें कहीं दूसरी जगह नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी नाम के साथ जब सौंपी जा चुकी है, तो ऐसे में सत्ता के सामने जैसे ही डर आएगा कि वह हार नहीं जाए, तो ऐसे में वो सौदेबाजी करेगी और उसी शक्ल में करेगी जहां पर हो अगर आपने सोचा भी तो आपको जेल में डाल देंगे। कोई भी कह सकता है ममता बनर्जी को जेल में कौन डाल सकता है, लेकिन ममता बनर्जी के तीखे स्वर के पीछे का संवाद क्या है? क्या वाकई दिल्ली से जो डील थी वह हो चली है? और उन्हें डर अपने 1.5 दर्जन विधायक और सांसद और मंत्रियों भर का नहीं है, बल्कि उनके अपने घर में भी मुश्किल हालात है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 2 बड़े मामले सबूतों के साथ ईडी के फाइल में कैद है। उसमें एक खनन का मामला है, एक नियुक्तियों का मामला है। तो क्या डील इस हद तक जा चुकी है कि आपको किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करना है? और ढाल के तौर पर अगर समझौता नहीं करना है तो फिर लेफ्ट को क्यों नहीं साथ खड़ा कर देते हैं? और हुआ भी यही, या उसी दिशा में यह डील चली गई। लेफ्ट के साथ कांग्रेस खड़ी है, जो पिछले चुनाव में भी खड़ी थी, और बंगाल के भीतर अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो फिर बीजेपी दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह अगर स्थापित हो चली है तो इस बार उसे 20 सीट पाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी जब यह कहती है कि 2 से ज्यादा सीट नहीं, और अब वो यह भी कहने लगी कि कांग्रेस 40 सीट भी जीत नहीं पाएगी, तो मैसेज बहुत साफ है। राजनीतिक तौर पर जिस इंडिया गठबंधन या जिस विपक्ष की एकजुटता को लेकर जो सवाल लगातार 1 बरस से खड़े किए जा रहे थे, अब उस पिलर को ढहाने के लिए ममता बनर्जी तैयार है। तो क्या यह मान लिया जाए कि ममता बनर्जी ने दरअसल इंडिया को धोखा दे दिया या कांग्रेस को धोखा दे दिया? इसके भी 2 अलग-अलग प्रतिबिंब हैं। पहला प्रतिबिंब यह है कि हां, लगता है कि धोखा दे दिया, और दूसरा प्रतिबिंब यह है कि लगता है कि जब सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे तो सत्ता से आमने सामने टकराने की जरूरत क्या है? यानी राजनीति अपनी साधनी है तो पश्चिम बंगाल में साधिए, और अपनी राजनीति को साधने के लिए कांग्रेस के वोट बैंक को अपने साथ ले लीजिए। यानी उस वोट बैंक के सामने एक चुनौती तो होगी, वो किसे वोट दे? वो बीजेपी को तो देगा नहीं, तो ममता बनर्जी को दे दे। और दूसरी तरफ अपने कुनबे को भी बचा लीजिए, यानी जो अपराधों की फहरिस्त इस दौर में दिल्ली लगातार जोड़ती चली जा रही है और सीबीआई और ईडी अपने तौर पर फाइलों को समेटे हुए है, तो क्यों नहीं समझौता हो जाए? इसीलिए ममता बनर्जी के तेवर एक झटके में तीखे हो गए, और आज खास तौर से तीखे हो गए जब उन्होंने कहा पता नहीं ये 40 सीट भी जीत पाएंगी या नहीं, या फिर कांग्रेस अहंकार के साथ चलती है। इन बातों का जिक्र आज ही क्यों हो रहा है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बंगाल से निकलकर झारखंड में जा रही है। झारखंड के पाकुड़ में पहुंचेगी। यह संथाल परगना का इलाका है, यह आदिवासी इलाका है, और इस आदिवासी इलाके में नई चुनी हुई सरकार चंपई सोरेन अगर ऐलान करते हैं हम इस न्याय यात्रा के साथ चलेंगे, भारत जोड़ो यात्रा के साथ हम खड़े हैं, तो पहला मैसेज साफ तौर पर है कि पश्चिम बंगाल अब इंडिया गठबंधन से बाहर है। पहला संदेश बहुत साफ है, समझौता अब पश्चिम बंगाल में सीटों का कांग्रेस, लेफ्ट और ममता बनर्जी के बीच असंभव ही नहीं, नामुमकिन हो गया है, और उस पर मुहर लग गई है कि यह दरवाजा बंद है। और दूसरी तरफ आदिवासियों के बीच से खड़े हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो आदिवासियों के वोट के सहारे खड़ी है, और उसमें अगर कांग्रेस का तड़का लग जाता है तो राजनीतिक तौर पर जीत तय है। उनको झुकाना चाहा, वो नहीं झुके, बात आगे बढ़ गई। क्योंकि अगली बात बिहार में आकर टिकी। नीतीश कुमार तो फिसल गए, लेकिन क्या तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि परिवार का कोई सदस्य जेल ना जाए? तो क्या उनके सामने भी यही ऑफर है? एक तरफ वो खामोशी के साथ जेल ना जाने की परिस्थितियों में खड़े हों, और दूसरी तरफ कांग्रेस को बिहार में ज्यादा सीट कतई नहीं दे। यानी इस दौर में कांग्रेस मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर इस देश में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर बढ़ने लगती है या खड़ी होने लगती है, तो सवाल बिहार का नहीं है, सवाल तो उन 199 सीटों का है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होती है। और अगर गठबंधन शासित राज्यों में कांग्रेस को महत्व अगर इंडिया के सहयोगी देने लगेंगे, तो फिर उसका अपना मनोबल बड़ा होगा और जनता के बीच मैसेज चला जाएगा कि हां, इस देश में बीजेपी से कांग्रेस टकरा सकती है। इसी मैसेज को नहीं देने देना है, और इसी के दायरे में तेजस्वी यादव भी आते हैं, और इसी के दायरे में अखिलेश यादव भी आते हैं। अखिलेश यादव की खामोशी या अखिलेश यादव का सीटों का ऐलान को लेकर पग पग आगे बढ़ना, यह राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी के अनुकूल है।
लेकिन राजनीतिक तौर पर 2024 के चुनाव के मद्देनजर जब कांग्रेस निकल पड़ी है सड़क को चलते हुए अपनी राजनीति को साधने के लिए, उस वक्त कांग्रेस एक छोटे भाई की तर्ज पर अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में देखे तो तेजस्वी यादव को भी ऑफर है कि आप भी उस ऑफर को समझिए, आप भी उसे छोटे भाई के तर्ज पर ही लीजिए, ज्यादा सीट मत दीजिए क्योंकि यह नैरेटिव बीजेपी के लिए